Good morning dear students. In this video we are going to learn the concept of monopolistic competition. इस कॉन्सेप्ट से पहले हमने दो एक्सट्रीम मार्केट स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया है. कौन से स्ट्रक्चर से? वो परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. अब ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? ये इन दोनों के फीचर्स को शेयर करता है. कैसे डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर को? इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स. जैसे परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज़्यादा थे, इसमें भी नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा हैं. उसमें बहुत ज़्यादा थे, वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स था, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है. विच सेल क्लोजली रिलेटेड बट डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. मोनोपोली में हमने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूट नहीं होता उनके प्रोडक्ट का. यहाँ पे ये रिलेटेड प्रोडक्ट है लेकिन है डिफरेंट. कैसे? जैसे सोप है, बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जबकि कमोडिटी सेम है, रिलेटेड है, लेकिन सबका ब्रांड डिफरेंट है. इसी तरह से टूथपेस्ट है, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो वही बात है कि सबका पर्टिकुलर ब्रांड अलग है बट प्रोडक्ट रिलेटेड है. तो ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. इसमें दोनों के फीचर्स कैसे शेयर होते हैं थोड़ा सा हम यहाँ से समझते हैं. मोनोपोली प्लस कंपटीशन इज इक्वल टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर फर्म एक सोल प्रोड्यूसर है अपने पर्टिकुलर ब्रांड का या अपने प्रोडक्ट का. जो भी प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, फर्म बना रही है, उस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोड्यूसर वो खुद अकेला है. तो ये फीचर इसका मोनोपोली का हुआ. सो इट इंजॉयज मोनोपोली पोजीशन एज फार एज अ पर्टिकुलर ब्रांड इज कंसर्न. अगर हम एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात करें तो ये फर्म मोनोपोली पोजीशन को एंजॉय करती है. हाउएवर, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं तो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, तो इसकी मोनोपोली पोजीशन पे इन्फ्लुएंस हुआ. क्योंकि कंपटीशन भी है दूसरी फर्म्स का, इसलिए मोनोपोलिस्टिक क्या है? जहां कंपटीशन भी है और लार्ज नंबर ऑफ मोनोपोलिस्ट भी हैं, इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. चलिए इसका मीनिंग एक एग्जाम्पल से और क्लियर होता है. जब भी हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, सपोज़ हमें एक टूथपेस्ट परचेज़ करना है, तो आपको क्या दिखाई देता है वहाँ जाके कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लाइक पेप्सोडेंट, कोलगेट, नीम, बबूल, डाबर एंड बहुत सारे आपको ब्रांड्स नज़र आते हैं. एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि टूथपेस्ट की मार्केट फुल ऑफ कंपटीशन है, क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिंग ब्रांड्स आपको नज़र आ रहे हैं और फ्रीडम ऑफ एंट्री भी है ना. कोई भी नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर सकता है अपने नए नाम के साथ. बट दूसरी तरफ ये मार्केट मोनोपोलिस्टिक भी लगती है, क्योंकि हर प्रोडक्ट, हर पेस्ट अपने आप में यूनिक है और हर सेलर को पावर है कि वो अपने प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकता है. सो सच अ मार्केट फॉर टूथपेस्ट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट. इसमें क्योंकि दोनों के फीचर्स इंक्लूड हो गए, मोनोपोली के भी और परफेक्ट कॉम्पिटिशन के. चलिए अब चलते हैं इसके फीचर्स की ओर. फर्स्ट फीचर इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. यहाँ पे क्या है? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स जो कि क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बट वो प्रोडक्ट होमोजीनियस भी नहीं होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते. हर फर्म इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है, सबका एक लिमिटेड शेयर है मार्केट में, अनलिमिटेड कोई भी सप्लाई नहीं कर रहा है, सब अपना लिमिटेड शेयर के साथ काम कर रहे हैं. सो एक अकेला जो फर्म है, इंडिविजुअल फर्म, उसका लिमिटेड कंट्रोल होता है मार्केट प्राइस के ऊपर. तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म लेड्स टू कंपटीशन इन द मार्केट. ये लार्ज नंबर होने की वजह से बाजार में कंपटीशन भी रहता है. सेकंड जो मेन फीचर है इसका, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ईच फर्म इज़ इन ए पोजिशन टू एक्सरसाइज सम डिग्री ऑफ मोनोपोली. हर फर्म कहीं ना कहीं मोनोपोली भी इंजॉय करती है, जबकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं फिर भी वो मोनोपोली को इंजॉय कर रही है, क्योंकि प्रोडक्ट उसका डिफरेंट है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स प्रोडक्ट को डिफरेंट करती है ये चीज़ें. कौन कौन सी चीज़ें? ब्रांड अलग है, साइज, कलर, शेप, डिज़ाइन, वेट सब डिफरेंट हो सकता है. सो द प्रोडक्ट ऑफ ए फर्म इज़ क्लोज. ये जो प्रोडक्ट्स हैं क्लोजली रिलेटेड हैं बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है एक दूसरे के. इसका क्या इम्प्लीकेशन है इस पॉइंट का? कि जो बायर है प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकता है. सेम प्रोडक्ट जो डिफरेंट फर्म्स बना के उसे दे रही हैं, जैसे सोप है, प्रोडक्ट सेम है, फर्म्स अलग अलग हैं, ब्रांड्स अलग अलग हैं, तो आप एज अ बायर उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो. देयरफॉर दे आर ऑल्सो विलिंग टू पे डिफरेंट प्राइसेस. जब चीज़ें अलग हैं, ब्रांड अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, तो आप अलग प्राइस भी पे करने के लिए रेडी हो जाते हो. और सेम प्रोडक्ट जो है डिफरेंट फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं जबकि.
सो दिस गिव्स सम मोनोपोली पावर टू एन इंडिविजुअल फर्म। हर फर्म को थोड़ी थोड़ी मोनोपोली पावर भी मिल गई और वो अपने प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में हैं। दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दैट द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड। नेक्स्ट फीचर है इसका सेलिंग कोस्ट। सेलिंग कोस्ट क्या होती है? वो एक्सपेंसेस जो हम मार्केटिंग में या सेल्स को प्रमोट करने के लिए या एडवर्टीजमेंट्स के लिए खर्च करते हैं, वो पैसा जो हम प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए खर्च करते हैं, उस खर्चे को, उस एक्सपेंडिचर को हम सेलिंग कोस्ट बोलते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड हैं, उनका डिफरेंस है कुछ ना कुछ, तो वो बायर्स को बताना पड़ता है और फर्म को पैसा खर्च करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट्स पे। सच कोस्ट आर इनकर्ड टू परसुएड द बायर्स। ये खर्चे क्यों किए जाते हैं? ताकि बायर्स को कन्विंस किया जा सके कि वो पर्टिकुलर ब्रांड खरीदे, कॉम्पिटिटर के ब्रांड की बजाय हमारे प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे कंज्यूमर। इस वजह से हम एडवर्टीजमेंट्स पे, मार्केटिंग पे, सेल्स प्रमोशन पे पैसा खर्च करते हैं। इस रीज़न की वजह से सेलिंग कोस्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है टोटल कोस्ट का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट फीचर है इसका फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स फ्री हैं एंटर होने के लिए भी और एग्जिट होने के लिए भी इंडस्ट्री से जब भी वो चाहें, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में था। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स मीन्स दैट देयर आर नो बैरियर्स। फ्री एंट्री एग्जिट का क्या मतलब होता है कि कोई भी फर्म मार्केट में एंटर हो सकती है, कोई बैरियर नहीं है, और कोई भी फर्म मार्केट से, इंडस्ट्री से लीव हो सकती है, कोई बैरियर नहीं। नई फर्म्स इजीली एंटर हो सकती हैं जब उन्हें लगे कि एग्जिस्टिंग फर्म्स यानी पुरानी फर्म्स एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं। अपनी एंट्री के साथ साथ क्या करते हैं वो, कोई नया आएगा तो नेचुरली इंडस्ट्री में आउटपुट इंक्रीज होगा, यानी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। पहले 2 फर्म्स थी, मान लो तीसरी आ गई तो आउटपुट बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी, विच लेड्स टू फॉल इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्राइस फॉल होने लगेगा क्योंकि मार्केट में आउटपुट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई। ये तब तक चलेगा जब तक फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट पे नहीं हो जाती, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, फर्म्स क्या अर्न कर रही थी, एबनॉर्मल प्रॉफिट, जब तक कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं थे। तो जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स आने स्टार्ट हो गए तो सभी फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लगा। इसी तरह से इसका उल्टा भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग फर्म्स जिन्हें लॉस हो रहा हो वो फर्म्स लीव भी करना शुरू कर दें इंडस्ट्री को। अब अगर कोई लीव करता है तो आउटपुट क्या है, इंडस्ट्री का फॉल होने लगेगा। अब सप्लाई कम होगी तो प्राइस राइज होना स्टार्ट होगा जब तक लॉसेस वाइप आउट नहीं हो जाएंगे। तो इससे कंफर्म होता है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं रहते, ना ही लंबे समय तक एबनॉर्मल लॉसेस रहते हैं। मार्केट अपने आप ही इन एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस को बैलेंस कर लेती है और नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस पे जाके बात रुक जाती है। नेक्स्ट फीचर इज़ लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। अब इसमें बायर और सेलर दोनों को ही परफेक्ट नॉलेज नहीं होती मार्केट कंडीशंस की, क्योंकि सेलिंग कोस्ट की वजह से आर्टिफिशियल सुपीरियॉरिटी कंज्यूमर के माइंड में क्रिएट कर दी जाती है। एडवर्टीजमेंट की पावर्स यूज़ की जाती हैं और ये बड़ा मुश्किल होता है कंज्यूमर के लिए कि वो ये चीज़ इवैल्यूएट कर सके कि अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग प्राइस मुझसे क्यों चार्ज किया जा रहा है। तो उसकी इतनी परफेक्ट नॉलेज नहीं हो पाती। एज अ रिज़ल्ट वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसका हाई प्राइस है वो कंज्यूमर प्रेफर कर लेता है, इवन सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उसके साथ के चाहे लेस प्राइस में भी मिलते हो। उसका एक माइंड सेट हो जाता है कि ये प्रोडक्ट बेटर है, क्योंकि उसने उसका एडवर्टीजमेंट देखा होता है, वो उससे इंस्पायर्ड होता है, तो उसको नॉलेज तो होती नहीं। तो कभी कभी सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट छोड़कर वो ज़्यादा प्राइस वाले को भी प्रेफर कर लेता है। देन नेक्स्ट इज़ प्राइसिंग डिसीजन। जो फर्म है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इज़ नाइदर अ प्राइस टेकर नॉर अ प्राइस मेकर। जबकि वो यूनिक प्रोडक्ट बना रही है, जबकि वो एक पर्टिकुलर रेपुटेशन इस्टेब्लिश की है हर फर्म ने, लेकिन फिर भी उसका पार्शियल कंट्रोल ही रहता है प्राइस पे। उसका जो पावर है प्राइस को कंट्रोल करने का वो सारा डिपेंड करता है कि बायर उसके ब्रांड के साथ कितने स्ट्रांगली अटैच्ड हैं। जिस ब्रांड के साथ बायर ज़्यादा अटैच्ड होगा वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा और उसके लिए कंज्यूमर हाई प्राइस भी पे कर देगा। तो इसका इतना कंट्रोल खुद का नहीं होता, बायर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा ब्रांड परचेज करना चाहता है। द नेक्स्ट इज़ नॉन प्राइस कंपटीशन। इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में प्राइस का कंपटीशन नहीं होता, यहाँ कंपटीशन होता है ब्रांड का। नॉन प्राइस कंपटीशन मीन्स कॉम्पिटिंग विद अदर फर्म्स बाय ऑफरिंग फ्री गिफ्ट्स। भाई प्राइस कंपटीशन कब होगा, जब फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है या कोई क्रेडिट टर्म्स फेवरेबल हैं विदाउट चेंजिंग प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट।
ठीक है, ये प्राइस को चेंज नहीं करते, अपना प्राइस खुद मेंशन करते हैं, लेकिन उसके अलावा ये कुछ ऑफर्स देते रहते हैं ताकि कस्टमर को किसी भी तरह अट्रैक्ट कर सके। तो प्राइस को लेके कोई कंपटीशन नहीं है, और चीज़ों को, ब्रांड को लेके यहाँ पे कंपटीशन हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है डिमांड कर्व कैसा है मोनोपोलिस्टिक में। मोनोपोलिस्टिक में भी ज़्यादा नंबर ऑफ फर्म्स हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, तो डिमांड कर्व यहाँ पर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे कि हमने मोनोपोली में पढ़ा था। इट इम्प्लाइज दैट अ फर्म कैन सेल मोर आउटपुट बाय लोअरिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डिमांड वाली बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है, बस डिफरेंस क्या है, मोनोपोली में जो कर्व था वो स्टीपर था, स्टैंडिंग था। यहाँ पे जो कर्व है वो हाईली इलास्टिक होगा, फ्लैटर इन शेप होगा। इस तरह से प्राइस फॉल हुआ, क्वांटिटी यहाँ भी राइज होगी, बट इट विल बी फ्लैट इन शेप, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं। मोनोपोली में उसके पास सब्सटीट्यूट ही नहीं था, यहाँ पे कुछ सिमिलर से सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसका जो डिमांड कर्व है वो हाईली इलास्टिक होता है। और एमआर यहाँ पे भी एआर से कम ही रहेगा, क्योंकि हम प्राइस को लो करके ही एडिशनल सेल कर पा रहे हैं। आई होप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।